गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 का अध्याय फर्स्ट जिसका 1.8 टॉपिक है कटाई। तो लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था खरपतवार क्या होता है, खरपतवार के नियंत्रण के उपाय, खरपतवार से अपने किस तरह से सुरक्षा कर सकते हैं, रासायनिक उपाय कौन कौन से हैं, खरपतवार नाशी कौन सी है। तो आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे खरपतवार के बाद में जब फसल पूरी पक जाती है तो फसल की कटाई कैसे की जाती है। तो कटाई के बारे में पहले नोट करेंगे। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। धरातल मतलब भूमि के पास से किसी कटाई के साधन से काट लिया जाता है, जैसे दरांती हो गई या रिपर द्वारा काट लिया जाता है। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो दरांती द्वारा तो पारंपरिक तरीका और हार्वेस्टर द्वारा कटाई करना आधुनिक तरीका है। काटी गई फसल से बीजों या दाने हैं उनको अलग करना, दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग द्वारा किया जाता है। तो थ्रेसिंग किसे कहते हैं? जब काटी गई फसल में से बीजों और दानों को अलग किया जाता है तो उसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। कंबाइन मशीन में क्या होता है, काटने का भी कार्य साथ में किया जाता है और जो बीज हैं या दाने उनको भी काटी गई फसल से अलग किया जाता है। तो दोनों कार्य एक साथ हो जाते हैं, इस कारण इसे कंबाइन मशीन कहा जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। हार्वेस्टर कटाई वाली मशीन और थ्रेसर जो बीज निकालने वाली मशीन होती है। तो इन दोनों का जो एक संयुक्त रूप वो क्या कहलाता है? कंबाइन कहलाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। तो ये कंबाइन मशीन का डायग्राम दिखा रखा है आपको, किस तरह से कंबाइन मशीन होती है। एक तरफ से फसल को काटे जा रही है और एक तरफ से इसमें से भूसे से बीज अलग होते हैं। तो पहली क्या कहती है, कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। तो जो कटाई के बाद बचते हैं तिनके, उन्हें क्या करना चाहिए? खाद के रूप में उपयोग करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। तो अपने देश में कटाई से संबंधित कुछ पर्व भी हैं। आपको 1.9 में विनोइंग मशीन के बारे में दिखा रखा है। फटकने वाली यानी छोटे किसान हैं इस मशीन का उपयोग करते हैं। तो अब कटाई से संबंधित पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व भी आते हैं, जैसे पोंगल केरल का त्यौहार पोंगल है, वैसाखी पंजाब का त्यौहार है, होली, दिवाली, नाबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। ये सभी त्यौहार कटाई पर्व से संबंधित हैं। अब कटाई के बाद में जो बीज अलग किए जाते हैं दाने, उनका भंडारण कैसे किया जाता है। तो 1.9 में अपने भंडारण के बारे में पढ़ेंगे। भंडारण मतलब निकाली गई फसल को के बीजों को एकत्रित करके रखना। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों
एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे क्या होता है उसकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण या तो जूट के बोरों में करते हैं या धातु के बड़े पात्र होते हैं, बीन्स बोलते हैं, उनमें करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है। नीम की सूखी पत्तियों घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। तो नीम की पत्तियां हैं जो अपने घर में अनाज को भंडारित करते हैं। गेहूं, सरसों, मक्की, उसमें क्या नीम की पत्तियों को डालकर रखा जाता है, जिससे कीट लगने की संभावना बहुत कम होती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो पहली क्या कहती है, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों? तो उसका को आंसर पता चल चुका है कि क्यों रखते हैं नीम की पत्तियाँ, क्योंकि उसमें कुछ छोटे कीट हैं, वो उसे नष्ट न कर सकें। फिर आगे 1.10 पॉइंट है जंतुओं से भोजन। तो जंतुओं से जो भोजन प्राप्त होता है वो कौन कौन सा है? क्रियाकलाप 1.3, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। दूध है वो किन से प्राप्त होता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी से। इसके अलावा अपने को शहद है, शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है। अंडे हैं, अंडे मुर्गी से प्राप्त। मांस यह मछली और अन्य जंतुओं से प्राप्त होता है। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो पशुपालन किसे कहते हैं? जब पशुओं को बहुत बड़े क्षेत्र पर पालकर उनसे कुछ आर्थिक व्यवसाय शुरू किया जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है, जिसमें क्या होता है, विटामिन डी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो विटामिन डी प्राप्त किससे होती है? मछली के कोड लीवर उसके तेल से मिलता है। तो कोड लीवर से मछली का तेल प्राप्त होता है। फिर ये आपका लेसन कंप्लीट है। फसल के बारे में अपने इसमें पढ़ा कि फसल के विभिन्न चरण कौन से हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई करना, उसके बाद में सिंचाई करना, फिर निराई गुड़ाई करना, कटाई करना, भंडारण करना। ये विभिन्न चरण थे, इनके बारे में पढ़ा। अब इसमें कुछ प्रमुख शब्द हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कृषि पद्धतियाँ, यानी कृषि करने के जो विभिन्न चरण हैं उसे कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। पशुपालन, जब पशुओं को आर्थिक व्यवसाय के लिए पाला जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। फसल किसी भी बीज को
बहुत बड़े क्षेत्र पर उगाना फसल कहलाता है। उर्वरक रासायनिक रूप से तैयार किए गए जो पदार्थ है जो फसल की वृद्धि और उन्हें पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। भंडार गृह जिनमें बीजों को एकत्रित करके रखा जाता है। कटाई पकने के बाद फसल को काटना कटाई कहलाता है। सिंचाई समय समय पर फसल को पानी देते रहना सिंचाई कहलाता है। खरीफ की फसल में कौन सी फसल? नरमा, कपास, मूंग, ये खरीफ की फसल है। खाद जीव जंतुओं के मल मूत्र से तैयार जैविक पदार्थ खाद कहलाता है। हल यह पारंपरिक तरीका है जुताई का। रबी की फसल में गेहूँ, सरसों, चना ये होते हैं। बीज जब फसल पक जाती है तो उसमें जो तैयार सूक्ष्म संरचना बीज कहलाती है। इसके बाद में साइलो एक भंडार गृह भंडारित अनाज को भंडारित करने का तरीका है। बुआई बीजों को बोना बुआई कहलाता है। भंडारण बीजों को एकत्रित करके रखना भंडारण कहलाता है। थ्रेसिंग पकी गई फसल से बीजों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। खरपतवार फसल के साथ में कुछ अन्य हानिकारक पौधे उग जाते हैं जिसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवारनाशी खरपतवार को नष्ट करने वाले रासायनिक पदार्थ खरपतवारनाशी कहलाते हैं। फटकना छोटे किसान हैं वो फसल से बीजों को फटक कर अलग करते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके क्वेश्चन और आंसर करेंगे। धन्यवाद।